नमस्ते फ्रेंड्स। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या OSMF जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, ये एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जो मुंह में पाई जाती है, जो क्रॉनिक होती है। क्रॉनिक का मतलब फ्रेंड्स वो होता है जो 1 महीने से ऊपर जिसके सिम्टम्स आ रहे हो या 1 महीने से ज़्यादा उसका टाइम हो गया हो, धीरे धीरे ग्रो कर रही हो और हमारे सब एपिथेलियल, हमारी मुंह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसको अफेक्ट करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जितनी भी हमारे मुंह के अंदर की जो लाइनिंग है, जो आप देख सकते हैं, जबान के ऊपर हो गया, तालू पे हो गया, गालों के साइड में जो भी हम मेम्ब्रेन देख रहे हैं, जो भी झिल्ली देख रहे हैं जिसको मेम्ब्रेन कहा जाता है, वो उसको म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से हम जानते हैं। इसमें सबसे कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि सब एपिथेलियल जो सबसे ऊपर सेल्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में उसको एपिथेलियम कहते हैं। उसके नीचे में एक इन्फ्लेमेशन चलता है। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में नॉर्मली नहीं होता। जब भी कोई आर्टिफिशियल चीज मुंह में आ रही हो या बॉडी का रिस्पॉन्स उसको हो रहा हो तब वो इन्फ्लेमेशन के रूप में दिखता है। जैसे वो जगह लाल हो जाना, वहाँ दर्द होना, वहाँ सूजन होना, ये इन्फ्लेमेशन के रूप में आता है। अब होता यह है कि सेल्स वहाँ के छोटे होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे फाइब्रोसिस होने लग जाता है। फाइब्रोसिस मतलब कुछ बैंड्स ऐसे बनने लग जाते हैं जो हमारे मुंह को खुलने में बहुत दिक्कत करते हैं। आमतौर पे अगर हम नॉर्मली देखें तो मुंह खुलना बहुत आसान होता है, दर्द नहीं होता, वहाँ कोई बैंड्स फील नहीं होते क्योंकि इलास्टिसिटी, हमारा रबर जैसा बना हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन, वो इलास्टिसिटी उसकी मेंटेन रहती है। और इस बीमारी में आमतौर पे हम देखते हैं ट्रिस्मस होता है जिससे मुंह खुलना कम हो जाता है और कई केसेस में ये जब प्रोग्रेस बहुत एडवांस केसेस में कर जाती है तो वो मुंह खुलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है या बहुत मिनिमम पे रह जाता है। वो इंसान में खाने पीने में बहुत दिक्कत रहती है। और जो मेजर सिम्टम सेकेंड हम देखते हैं वो है बर्निंग सेंसेशन, मतलब मुंह में जलन फील होना, खाने को निगल नहीं पाते और बर्निंग कंटिन्यूस बनी रहती है। इसकी जो इटियोलॉजी है, मतलब ये होता है कॉज है और उसका इफेक्ट है। डॉक्टर ये चेक करता है कि कॉज क्या है, उसको बंद करना चाहिए और जो इफेक्ट है उसको ठीक करना चाहिए। इसकी जो इटियोलॉजी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब आज तक आप कोई भी डॉक्टर आपको एक इटियोलॉजी नहीं बता पाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर रीजन है जिस वजह से आपको OSMF हुआ है। हाँ, इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे ओरल कैंसर में होते हैं तंबाकू खाना, सुपारी खाना, पान खाना, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट कई लोग नहीं भी खाते हैं तो उनमें भी होने के चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इसमें काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर ने जितने भी अप्रोचेस किए हैं इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, जितने भी थेरापेटिक मतलब जो ट्रीटमेंट करने वाले तरीके हैं, आज तक कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि ये कर लीजिए और ये बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी या पूरी तरीके से क्योर हो जाए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होने की वजह से मल्टीपल फैक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल अप्रोच इसमें लगानी कई बार पड़ जाती है ताकि हम ठीक कर सकें। अब पेशेंट का मेन इशू होता है, एक तो मुंह खुलना कम हो गया और बर्निंग हो रहा है। डॉक्टर का मेन इशू होता है कि कहीं ये कैंसर में आगे जाके परिवर्तित ना हो जाए, क्योंकि ये प्री कैंसरस कंडीशन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम इंट्रालीजनल इंजेक्शन देते हैं। इंट्रालीजनल का मतलब जो लीजन बन गया है, जो मुंह में बैंड बन गए हैं, उसमें इंजेक्शन कारगर है या नहीं कारगर है, ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए और ये कैसे काम करते हैं। जो इलास्टिक, तो आपके केस में ये कितना इफेक्टिव रहेगा और आपने इसको सही तरीके से कैसे करवाना है, वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन साथ में जुड़ी रहती है। कुछ पार्ट अगर आप मिस करेंगे तो हो सकता है आपको पूरी चीज ना समझ में आए, हाफ नॉलेज देने की वजह से वो आपको ट्रीटमेंट भी पूरा आप ना करा पाए। अब OSMF या ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है उस पेशेंट की स्टेज कौन सी है। मतलब अगर आप अपने केस में देख रहे हैं तो या इंटरमीडिएट स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है या एडवांस स्टेज में। इनिशियल स्टेज में ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि मल्टीविटामिन की गोलियां दी जाती हैं, साथ में जो भी हैबिट पेशेंट कंटिन्यू कर रहा है, जैसे पान खाना, सुपारी खाना किसी भी रूप में जिसमें कत्था चूना मिला हो या वो प्लेन सुपारी भी खा रहा है, तो उसको पूरी तरीके से बंद करना। ये इनिशियल स्टेजेस पे हम एडवाइस करते हैं। जो मॉडरेट स्टेज आती है, जो उसकी नेक्स्ट की स्टेज है, उस पे हम ये करते हैं कि इंट्रालीजनल इंजेक्शन एडवाइस जरूर करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक तो हैबिट रोकने का फायदा नहीं होने वाला है, दूसरा अगर आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं तो वो अपनी जगह काम कर रहा है पर उतनी लेवल पे काम नहीं करेगा क्योंकि आपकी डिजीज इनिशियल से मॉडरेट पे शिफ्ट हो चुकी है।
जिस वजह से फाइब्रोटिक बैंड के नंबर भी बढ़ गए हैं और उनका मुंह खुलना भी और आगे आपका कम हो गया है और बर्निंग सेंसेशन बढ़ता जा रहा है। सर्जिकल जो इंटरवेंशन है, जैसे सर्जरी जो एडवाइस होती है वो एडवांस केसेस में एडवाइस होती है जहां पे मुंह खुलना बहुत ही कम रह गया है, जो ना इंट्रा लीजनल इंजेक्शन जो मैं आपको बात कर रहा हूं उससे काम करेगा। हैबिट तो स्टॉप करना ही होता है, क्योंकि हैबिट को तो एक मैंडेटरी सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि चाहे आप इनिशियल स्टेज में हो या एडवांस स्टेज में हो, हैबिट आपको हमेशा के लिए बंद करनी है। उसका रीजन ऐसा है कि एक तरफ आप हैबिट की प्रेशर डाल रहे हैं, दूसरी तरफ दवाई लगा रहे हैं, दोनों काम एक साथ नहीं कर पाते हैं। दवाई का उतना असर रह नहीं जाता है आपके मुंह में या आपके इफेक्ट नहीं दे पाता है, और आप कंटिन्यू अगर हैबिट करते हैं तो सारा ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। इवन आप सर्जरी भी करा लेते हैं और मुंह खोल दिया जाता है, वो एडवांस स्टेज में फिर से पहुंच सकते हैं कुछ ही टाइम में अगर आप हैबिट कंटिन्यू करते हैं। तो एडवांस स्टेजेस में सर्जरी एडवाइस होती है, जिसका हम देख के चेक करते हैं कि किस केसेस में रियली नीड है। सर्जरी को हम लास्ट ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि ये लास्ट रिसोर्ट ही होता है जिसमें हमको मुंह खोलना होता है और बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीजें करनी होती है। 3 ऐसे इंजेक्शन की बात करने वाला हूं आपसे जिसपे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और बहुत सारा प्रूवन फैक्ट है। आज अगर हम देखें एडवांसमेंट और होता जा रहा है, इंजेक्शन बहुत सारे और डेवलप्ड हो गए हैं जिसमें हम यूज कर सकते हैं और अपने मुंह खोलने को, बर्निंग सेंसेशन और जितनी भी दिक्कत बन रही है उसको हम रिलीफ पा सकते हैं। सो आज मैं बात करूंगा, एक तो प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट है, दूसरा है हाइलोरुनिडेज एक इंजेक्शन होता है, और तीसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कई स्टडीज में ये तीनों एक साथ भी यूज किए गए हैं और कॉम्बिनेशन में या सिंगल भी यूज किए गए हैं। उनका अपना अपना रोल है। हर इंडिविजुअल के लिए ट्रीटमेंट डिफर हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट और उसका प्रेजेंटेशन अलग होता है। हर बीमारी अलग तरीके से हर इंसान में अलग तरीके से बिहेव कर रही होती है। खासकर OSMF की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो समझना ये जरूरी है कि बीमारी हो क्यों रही है। एबनॉर्मल कोलेजन का डिपोजिशन हो रहा है। नॉर्मली हमारे मुंह में कोलेजन डिपॉजिट होता है। अब आपका ये प्रश्न होगा कि जब कोलेजन सब में ही प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका फायदा क्या? और ऐसा क्या हो जाता है OSMF में कि वो जाके कोलेजन हमारा ही दुश्मन बन गया जो हमारे लिए है। कोलेजन के बहुत सारे फायदे हैं और वो हमको हेल्प करता है। सबसे पहले मैं आपको कोलेजन का समझा देता हूँ। ये हमको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब ये है कि जो सेल्स है हमारे मुंह के, उसका मैट्रिक्स बनाता है। मैट्रिक्स मतलब उसका बेस बनाता है ताकि वो सेल्स एक दूसरे से जुड़े रहें और फैले नहीं, मतलब इधर बिधर ना हो जाए। तो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है जो हमारे गम्स को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी। दूसरा ये होता है, ये काम में आता है वुंड हीलिंग के काम। वुंड हीलिंग का मतलब जहां भी जख्म हुआ हो उसके हीलिंग में कोलेजन काम में आता है। कोलेजन की ड्रेसिंग दी जाती है ताकि वहाँ हीलिंग अच्छे से हो सके और वो कोलेजन की शीट बन जाए और वो एक तरह से सेल्स वहां पे नए तैयार होना शुरू हो जाए, जिस वजह से जो भी मार लगा हो किसी वजह से, चाहे बर्निंग हुआ हो, चाहे ट्रॉमा हुआ हो, किसी वजह से भी आपका वुंड बना हो या जख्म बना हो, तो हील हो सके। तो कोलेजन वुंड हीलिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब तीसरा है गम हेल्थ, मतलब कोलेजन के जो पेप्टाइड्स होते हैं वो गम हेल्थ में या हमारे गम्स को थिक करने में बहुत काम करते हैं। पर कोलेजन के सप्लीमेंट्स जो बाजार में या केमिस्ट के पास है वो ना तो हमारी बोन को फिर से बना सकते हैं, खासकर हम मुंह की बोन को बात कर रहा हूँ, और जो गम्स श्रिंक कर गए हैं, मतलब गम्स जो नीचे आ गए, मसूड़े कई लोगों में विद एज कई बीमारियों से नीचे आ जाते हैं और दांत के कुछ पोर्शंस या दांत की जड़ें दिखने लग जाती है, उसको रीग्रुप करने में काम नहीं करता है। नेक्स्ट इसका है बोन क्वालिटी। ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो हमारी बोन क्वालिटी को मेंटेन करने में और अच्छा बनाने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए कोलेजन की हमको जरूरत होती है। हमारी बॉडी में या खासकर मुंह में कोलेजन बनता है और वो घुलता है, क्योंकि बॉडी में एक बैलेंस दिया है नेचर ने कि हर सेल्स बनते हैं, उनकी उम्र होने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए सेल्स आते हैं, ताकि हमारी बॉडी का एक फंक्शन सही तरीके से चलता रहे। ये उसी तरीके से काम करता है जैसे पेड़ों पे आपने पत्ते देखे होंगे। पत्ते एक लेवल तक ग्रो करते हैं, जब वो पूरी तरह से उनका पर्पस खत्म हो जाता है तो वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते दूसरे आते हैं। ऐसे ही हमारे सेल्स काम करते हैं। जो नए सेल्स है वो आते हैं और जो पुराने सेल्स है जो एकदम ओल्ड हो गए हैं या खत्म होने वाले हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बॉडी में। तो ये बैलेंस बना रहता है ताकि हमारी बॉडी सही तरीके से काम कर सके और मेंटेन। अब एबनॉर्मल कोलेजन बनने की वजह से फाइब्रोटिक बैंड्स बनते हैं मुंह में। हाइलोरुनिडेज करता ये है कि इन सेल्स को डायरेक्टली टारगेट करता है कि जो कोलेजन एबनॉर्मल बन रहा है उनको टारगेट करके उनको घोल सके। इस कंडीशन में एक तो कोलेजन घुलने की शक्ति कम हो जाती है, तो जहां कोलेजन का बैलेंस बिगड़ जाता है, कोलेजन का बैलेंस इन लोगों में बिगड़ जाता है जिनमें OSMF होता है, तो उन सेल्स को भी टारगेट करता है जो एबनॉर्मल कोलेजन बन गए हैं और उन सेल्स को भी टारगेट करता है जो कोलेजन घुलना चाहिए आमतौर पे या नॉर्मली। तो
जब हाइलोरोनिडेज टारगेट करता है तो ये मुंह खोलने में भी बहुत आसान हो जाता है उस इंसान के लिए, क्योंकि वो जो फाइब्रोटिक बैंड्स है, एब्नॉर्मल कोलेजन है, वो तो घुलता जा रहा है। दूसरा, बर्निंग सेंसेशन उस इंसान का धीरे धीरे वो महसूस करता है कि कम होता जा रहा है, और कई केसेस में अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट हो तो बिल्कुल ही बर्निंग सेंसेशन खत्म सा हो जाता है। फाइब्रोसिस में एक और होता है, फाइब्रोसिस की वजह से जो दूसरे ड्रग दिए जाते हैं वो सेल्स तक पहुंच नहीं पाते या पेनिट्रेट नहीं कर पाते। तो हाइलोरोनिडेज ये ऐसा एंजाइम है जो दूसरे ड्रग्स को वहां पहुंचने के लिए एक परमेबिलिटी, मतलब एक तरह की जो हमारी झिल्ली है उसको एक तरह से वो ऐसा बना देता है कि वो ड्रग्स वहां पे पहुंच पाए और अपना काम कर पाए। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, अगर हम सिंगल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन सिर्फ लेंगे तो वहां उस सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे जो हमारे सेल्स एब्नॉर्मल है। हाइलोरोनिडेज के साथ कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं ताकि वो परमेबिलिटी, उसकी जो ताकत है पहुंचने की, बढ़ा देता है और वहां तक पहुंचने में एक तरह से उसको परमेबल बना देता है, मतलब आराम से वहां पे वो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन वहां काम कर सके। कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं स्टेरॉइड के साथ तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, खासकर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के केसेस में जो कोएसएफ में हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में एडवाइस होता है कि आप कॉम्बिनेशन थेरेपी लें जहाँ एडवांस स्टेज में जा रहा है और उसको आसानी से आप रोक सकें, और एक तो रोकने का काम भी हो रहा है आगे प्रोग्रेशन के लिए, और खासकर ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी अच्छा आता है ऐसे केसेस में जब हम कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं। दूसरा जो ड्रग हम यूज करते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जैसे डेक्सामेथासोन हो गया, एक तरह का स्टेरॉइड है जो यूज किया जाता है। एक तो ये इन्फ्लेमेशन कम होता है, जैसे मैंने आपको बताया सब एपिथेलियल जो हमारे लेयर होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसको कम करने में मदद करता है, और जो एब्नॉर्मल कोलेजन है उसको भी रिड्यूस करने में मदद होती है। पर सिंगल इंजेक्शन उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। डेक्सामेथासोन का ये साथ ये है कि जो एंटीजेंस होते हैं, एंटीजन ऐसे पदार्थ, ऐसे आप मॉलिक्यूल समझ लीजिए जो बॉडी के लिए नए हैं, जिसको बॉडी एक तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं, जो हमारे लिए नया है, जो हमारी बॉडी समझती है कि हमारे लिए सही नहीं है, उसके ऊपर अटैक करती है, तो वो इम्यूनोसप्रेसेंट का भी काम करता है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, उनको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दिए जाते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट जो है किसी और बॉडी का ऑर्गन हम ले रहे हैं और उस इंसान में डाल रहे हैं, तो उसकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है और एक तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे इम्यूनिटी लग जाती है, जिसे हम रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। तो इस इंजेक्शन से वो इफेक्ट खत्म हो जाता है, हमारी बॉडी में जितने भी खराब चीजें हैं उस पर अटैक होता है, नॉर्मल सेल्स पर अटैक नहीं होता जो हमको चाहिए होता है। तो ये डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन उस रूप में काम करते हैं। कोलेजन का घोलना शुरू करता है, और कोलेजनेस करके एक एंजाइम है जो हमारे कोलेजन को खत्म करने में मदद करता है, उसका प्रोडक्शन ये बढ़ा देता है। नॉर्मली कोलेजनेस का एंजाइम जो हमारे बॉडी में नेचर ने दिया है ताकि कोलेजन को, हम खराब कोलेजन को निकाल सके और नया फ्रेश कोलेजन आ सके, वो जो हमारी प्रोसेस है वो रुक जाती है, बहुत ही कम हो जाती है ऐसे पेशेंट्स में। इसको वो हेल्प करता है कि उस कोलेजनेस को ताकत दे ताकि वो कोलेजन को हटा सके, और साथ में कोलेजन को भी खोलता है ताकि दोनों तरफ से ये काम कर सके और उस इंसान को जितनी जल्दी हो सके इम्प्रूवमेंट आए, उसके जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं या साइंस दे रहे हैं जो आगे जाके और एग्रेवेट या सीवियर होने वाले हैं। जो इंजेक्शन है वो है प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट। प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट ये ऐसा इंजेक्शन है जिसमें बायोजेनिक स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज है। बायोजेनिक स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमारी बॉडी में कुछ जो प्रोसेस हैं जो हमारे सेल्स को बनाने और डिस्ट्रॉय करने में मेंटेन करते हैं, वो जब कमी आ जाती है तब हमारी बॉडी में इम्बैलेंस आता है, उसको वो एक्टिवेट करता है। जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म को मैं ब्रॉड वे में समझाऊंगा, आप तब समझ पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि पेड़ के पुराने पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं जब उनकी उम्र हो जाती है या वो अपना सर्व कर देते हैं और नए पत्ते आना शुरू होते हैं। जब वो झड़ते हैं उसको हम कैटाबॉलिज्म करते हैं। ऐसे ही हमारे सेल्स, कैटाबॉलिज्म मतलब पुराने जो सेल्स हैं जिनका काम हो चुका है, वो ओल्ड हो चुके हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं रही है, तो वो सेल्स हटा दी जाते हैं, जिसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना। एनाबॉलिज्म मतलब नया सेल्स बनाना। अब आप देखेंगे जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या बच्चे होते हैं उनमें एनाबॉलिज्म की प्रोसेस ज्यादा होती है, मतलब नए सेल्स बहुत तेजी से बनते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र एडवांस होती जाती है, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस ज्यादा होती है। कैटाबॉलिज्म मतलब सेल्स ज्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं और बनने की जो शक्ति है वो कम होती जाती है। इसलिए आप देखेंगे हीलिंग की जो प्रोसेस है बच्चों में बहुत अच्छी होती है, बुजुर्गों में बहुत एडवांस एज में हीलिंग बहुत धीरे होती है। ये प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट मेंटेन करता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे, ताकि जो बनने की और जो
घुटने की शक्ति है वो मेंटेन रहे। दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, जो इन्फ्लेमेशन हमको होता है, ये अपना बहुत कारगर साबित हुआ है। और तीसरा जो है टिश्यू रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब नए टिश्यू को बनाना ताकि अच्छा टिश्यू वहां रह सके और जो बुरा या खराब टिश्यू हो चुका है या डैमेज टिश्यू हो चुका है या जो डिजीज वाला टिश्यू है, जी डिजीज वाले जो सेल्स है वो बिल्कुल हटा के नए सेल्स बन सके और उसको नॉर्मल कर सके। इसमें ये भी देखा गया है प्लासेंटल जो एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन है, खासकर हम इनिशियल स्टेजेस में एडवाइस करते हैं जहाँ बर्निंग सेशन बहुत कम है या मुंह खोलना अभी अच्छा है और कम हो रहा है धीरे धीरे, तो इनिशियल स्टेजेस में काम करता है। इसके बेनिफिट और ये देखे गए हैं कि जो मुंह में आप देखेंगे ओएसएमएफ में कई बार बैंड्स तो नहीं दिखते पर सफेद चट्टे या सफेद पैचेस दिखते हैं, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया, इथ्रोप्लेकिया बहुत सारे नामों से जानते हैं। उसका भी वो नॉर्मल म्यूकोजा बनाने में या नॉर्मल जो कलर होता है पिंक या रेडिश पिंक, उसको बनाने में बहुत मददगार देखा गया है और साथ में ये बर्निंग सेंसेशन में बहुत कारगर देखा गया है। इसका एक और फायदा है कि ना तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं ना कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। मतलब इसको ऐसा नहीं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कई लोगों में हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी उस ड्रग को ना एक्सेप्ट करती है और उल्टा रिवर्स हो जाता है या बैड इफेक्ट उनमें दिखने लग जाते हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं कुछ बीमारियों में। इस प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई जितने भी पेशेंट पे यूज किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बातें आपने ध्यान रखनी है अगर आप इंट्राइंजनल इंजेक्शन ले रहे हैं। पहले जिस दिन आप इंजेक्शन लेते हैं उसके 1 घंटे बाद तक आपने मुंह से गरारे या रिंस नहीं करना है, पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरा ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप बाई वीकली इंजेक्शन लगवाएं। बाई वीकली का मतलब होता है हफ्ते में 2 बार इंजेक्शन लगवाएं और रिजल्ट आने में कम से कम 12 हफ्ते का टाइम हमको देना होता है जब आपको महसूस होता है कि रिजल्ट कुछ आ रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना होता है कि मुंह की सफाई रखना, क्योंकि मुंह में जितनी सफाई होगी, जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड कम होगा या जितनी गंदगी जमा रहेगी उतने ये इंजेक्शन डिले काम करेंगे, हो सकता है बिल्कुल काम ना करे। नेक्स्ट आता है कि जो भी हैबिट है, एरिका नट जैसे हमको सुपारी खाना हो गया, बीटल नट जैसे पान हो गया या कत्था चूना या मीठी सुपारी भी हो गई, ऐसे जो भी प्रोडक्ट आपको पान की दुकान पे मिलते हैं वो बिल्कुल ही आपने इसको बंद कर देना है, त्याग देना है, उनको एक तरह से अपना दुश्मन समझना है, क्योंकि ये जो कंडीशन वो है प्री कैंसरस कंडीशन। मतलब आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं जहाँ पे आपको आगे जाके कैंसर में चांसेस बन जाते हैं कि आपको ओरल कैंसर हो जाए। और ओरल कैंसर एक बहुत ही भयावह बीमारी है जो आपकी बॉडी को साथ में माइंड को और इकोनॉमी को भी बहुत डैमेज करती है और कर सकती है। नेक्स्ट आपने ये ध्यान रखना है, एक मल्टीविटामिन दिया जाता है जो साल भर तक आपने यूज करना है, दिन में 2 बार टैबलेट आपने जरूर लेने होते हैं। इसके बाद एक जरूरी होता है कि आप माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करें। अगर आपको माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज कैसे करना है तो आप मेरे कुछ वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं इसमें पे, जब हम आइसक्रीम स्टिक्स लेने बोलते हैं और पीछे के दांत पे लगा के कम से कम दिन में 5 से 6 बार माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी होती है। मुंह खोलने के बढ़ाने के लिए ये तो इंजेक्शन जरूर है पर माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज और बंद करना हैबिट ये बहुत जरूरी होता है। एक माउथ वॉश हम देते हैं जो नॉर्मली आपके पास, अगर आप देखें केमिस्ट के पास जो माउथ वॉश मिलते हैं वो नहीं, एक स्पेशल माउथ वॉश दिया जाता है जो साल भर आपने यूज करना होता है ताकि आपकी जो सफाई है बनी रहे। जब हम देखते हैं जब मुंह खुलना कम होता है, एक तो मुंह हमारा जो खुलता है वो ऐसे नहीं खुलता, ब्रश का पहुंचना इतना आसान नहीं है। आप देखेंगे नॉर्मली हमारा मुंह ऐसे खुलता है तो पीछे ऑलरेडी जगह कम होती है तो ब्रश का पहुंचना मुश्किल होता है। ये नॉर्मल मैं कह रहा हूँ, जब नॉर्मल इंसान को देखें। जब ओएसएमएफ है तो और रिड्यूस हो जाता है और कई लोगों में इतना बच जाता है, तो यहाँ ब्रश पहुंचना, मुंह की सफाई रखना बहुत डिफिकल्ट और एक तरह से इम्पॉसिबल बन जाता है। खासकर अगर आप देखें ब्रश करते हुए उनको दिक्कत रहती है, पूरा साफ भी नहीं कर पाते। कुछ चीजों को ध्यान आपने रखना जरूरी होता है। लास्ट हम ऐसे लोगों को या ऐसे पेशेंट्स को साथ में एक ट्यूब देते हैं जो अंदर जितने भी हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको हम झिल्ली कहते हैं या चमड़ी कह सकते हैं आप, उनपे बैंड जहाँ फील होते हैं वहाँ लगा के छोड़ना होता है ताकि हम हर तरीके से कवर कर सके। तो मल्टीविटामिन अपनी जगह काम कर रहा होता है। इंट्रालीजनल इंजेक्शन जैसे मैंने बताया कॉम्बिनेशन में या सिंगल यूज करके डिपेंड करता है वो आपके केस में कौन सा जरूरत है वो यूज होता है। माउथ वॉश दिया जाता है, मल्टीविटामिन के टैबलेट दिए जाते हैं, माउथ अपनी एक्सरसाइजेस समझाई जाती है और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हैबिट्स को बिल्कुल बंद कर देना होता है जो इसका बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो हैबिट बंद कर चुका हूँ, मेरा माउथ ओपनिंग अपने आप ठीक हो जाएगा, तो चांसेस बहुत निग्लिजिबल है कि आपका माउथ ओपनिंग ठीक हो
या बर्निंग सेंसेशन है, मुंह में जो जलन है या बहुत दिक्कत बनी हुई है, निगलने में दिक्कत बनी हुई है, या मुंह सूखा सूखा लगता है, वो ठीक हो। कुछ केसेस में हो सकता है अगर आप अच्छा डाइट ले रहे हैं तो ये हो सकता है, पर ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये इग्नोर करने वाली ऐसी बीमारी है नहीं जिसके साथ आप खेल या खिलवाड़ करें। तो खिलवाड़ आप बीमारी के साथ नहीं कर रहे हैं, खिलवाड़ आप अपनी सेहत के साथ कर रहे हैं, जो आगे जाके बहुत ज्यादा आपको दिक्कत में ला सकती है। मैं डराने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, बस सिर्फ ये अवेयर करा रहा हूं कि ये बीमारी ऐसी नहीं है जिसको आप इग्नोर करें या जिसके साथ आप खिलवाड़ करें। जानकारी ही बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन देती है, सही जानकारी जरूर लेना चाहिए। कोई आपको डाउट हो तो बात कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन किस तरह का पूछ सकते हैं, उनसे जरूर शेयर करिए जिनको आप जानते हैं जिनको ये डिजीज हो रही है या हो चुकी है या एडवांस स्टेज में, ताकि उनको सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और बहुत सारे भ्रम से हम बच जाएं। अननेसेसरी हम कई भ्रम को पाल के रखते हैं कि बीमारी में, हर बीमारी हमको लगता है मुंह की जो है कैंसर है, ऐसा जरूरी नहीं है, और हर बीमारी को इग्नोर करना वो भी जरूरी नहीं है। सही दिशा में सही तरीके से सही नॉलेज लेना बहुत चीजों को, आपकी दिक्कत को प्रिवेंट कर देता है और अननेसेसरी स्ट्रेस को भी प्रिवेंट कर देता है। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।